दोस्तों, एक सेठ जी होते हैं। उनके 4 बेटे थे, एक नौकर था। बेटे जब जवान हुए, पढ़ लिख कर बड़े हुए, शादी हुई, बाल बच्चे वाले हुए, घर में जब बहुएं आई तो दोस्तों उन बहुओं के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़ा होने लगी। सेठ जी के घर में किसी चीज़ की कमी थी नहीं। गुजरात में उनकी एक कपड़े की फैक्ट्री थी, 3-3 मकान थे, धन दौलत की कमी नहीं थी। लेकिन बस यही था कि सारा परिवार एक साथ रहता था और जो बहुएं थी नए ज़माने की थी, उन्हें एक साथ रहने में दिक्कत होने लगी। तो इसीलिए बंटवारे तक की नौबत आ गई। सेठ जी इस बात से काफ़ी दुखी हुए। वो सोचते थे कि मेरे जीते जी कम से कम परिवार एक होकर रहे, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिलहाल दोस्तों घर में बंटवारा हो गया, घर बट गया। जो फैक्ट्री थी उसमें वो लोग अपना अपना जो है शेयर वो करने लगे। लेकिन इस बात से जो सेठ जी थे वो काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने उसी वक्त अपना घर छोड़ दिया। एक आश्रम में वो जाकर रहने लगे। एक गुरु जी को फॉलो करते थे और वहीं पर जाकर वो अपनी पत्नी और उस नौकर के साथ रहने लगे। 3 साल का वक्त बीत गया। इन 3 सालों में सेठ जी और उनके बेटों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन 3 साल के बाद दोस्तों जो वो माँ थी, माँ तो माँ होती है, और उनको जब अपने बेटों की याद आई, उनके बिना रह नहीं पाई, तो दोस्तों जब मुलाकात होती है तो उसके बाद जो होता है दोस्तों एक हैरान करने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है गुजरात के सूरत की। एक सेठ जिनका नाम सोहनदास होता है। सोहनदास 2 भाई थे। एक का नाम मोहनदास होता है। मोहनदास के ही ये 4 बेटे होते हैं। जब मोहनदास के 4 बच्चे थे, एक 8 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे थे, उसी समय सोहनदास की शादी होती है। लेकिन शादी के 2 ही महीने बाद उनके भाई की यानी कि मोहनदास और उनकी पत्नी की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है और जिस वजह से ये 4 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अभी सोहनदास की शादी को मात्र 2-3 महीने हुए थे, तो इन्होंने ये फैसला किया कि ये जो सारे बच्चे हैं अब इन्हें अपना समझकर पालेंगे और अपना कोई बच्चा भविष्य में नहीं करेंगे। दोस्तों ये फैसला किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। लेकिन सोहनदास की जो पत्नी थी, जिनका नाम रेणुका होता है, वो इस बात को मान जाती है। कहती हैं चलो ठीक है, आप ही के साथ ज़िंदगी बितानी है तो जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। और दोस्तों उन 4 बच्चों को अपने बेटे के समान मानकर उनको पालने लगती हैं, कोई भेदभाव नहीं, और उनको पालते पोसते हुए बड़ा करती हैं। धीरे धीरे ज़िंदगी गुजरती है। ये दोनों भाई जो थे, मोहन और सोहन, ये दोनों एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छे मतलब तजुर्बेकार हो गए थे दोनों लोग और सोच ही रहे थे कि एक दिन अपना फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन तभी मोहनदास की मौत हो जाती है। दोस्तों आखिरकार जो सोहनदास थे, बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, प्लस काम करने में, खर्चा जो है वो सब कुछ मैनेज करने में। धीरे धीरे करके 10-15 सालों का वक्त बीत गया और आखिरकार उन्होंने एक फैक्ट्री को जो है वो खरीद लिया, कपड़े की फैक्ट्री, और वहाँ पर वो मालिक बन गए। और एक बड़ा सा घर उन्होंने इससे पहले बनवा लिया जहाँ पर ये सारे परिवार संयुक्त रूप से रहते थे। धीरे धीरे करके जब उन्होंने फैक्ट्री बना ली, तरक्की होने लगी। उसके बाद 2 और नए मकान खरीद लिए जिसको उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया, और एक बड़े घर में सब लोग रहते थे। फैक्ट्री में जो 4 बेटे थे जवान हुए तो कामकाज, अपना अपना जिम्मा, अपना अपना डिपार्टमेंट ये लोग संभालने लगे। उसमें करीब 30-40 और वर्कर थे। कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, छोटी ही थी, लेकिन फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है। धीरे धीरे करके दोस्तों दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो ही रही थी कि तभी बड़े बेटे की शादी उन्होंने कर दी। धूमधाम से शादी हुई, फिर दूसरे की करी, क्योंकि ये जो 4 बच्चे थे 1-2 साल का ही फ़र्क था इनके बीच में, तो 2-3 सालों के अंदर इन्होंने सारे बच्चों की शादी कर दी। लेकिन उसके बाद जब इनकी पत्नियां आती हैं तो दोस्तों
ये जो है इनमें इनके बीच मनमुटाव होने लगता है। ये कहने लगती हैं कि धन दौलत रहते हुए भी आज़ादी से ना रहो, अपने हिसाब से खर्च ना कर पाओ, जहाँ मन करे वहाँ घूम ना पाओ, अपने मर्जी का खा पी ना पाओ, संयुक्त परिवार में जो बनता है वही खाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। उनका कहना था कि अब सारे लोग भले एक जगह काम हो रहा है लेकिन सब अपना अलग अलग रहें और जो उनके मन में आए वो अपना बनाए खाएं, जहाँ मन में आए वहाँ अपना वो घूमे टहलें। लेकिन जो सोहन दास थे उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि मेरे जीते जी ऐसा कुछ हो, क्योंकि सारी व्यवस्था जब घर में है तो फिर अलग जाने की क्या ज़रूरत है, और सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तो और भी तरक्की करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं सका। धीरे धीरे करके जो बहुएं थी वो इल्ज़ाम लगाने लगी कि अरे सगा बाप होता तो ऐसा थोड़ी करता, बच्चों की खुशियों के लिए वो कुर्बान हो जाता। लेकिन अब सौतेला तो सौतेला होता है, इनको क्या मतलब हमारे खुशियों से क्या लेना देना है। अब हमें अलग रहना चाहते हैं तो फिर ये जीवन भर दबा कर रखे हैं, अभी भी दबा कर अपने दबाव में रखना चाहते हैं बच्चों को। क्योंकि दोस्तों वो अनुशासन जो है बहुत जो है कड़ा करके रखते थे। कोई बच्चा जो है यानी कि जो बेटा भले ही जवान हो गए थे, अपने मर्जी से वो कहीं जा नहीं सकते थे। इनसे बिना पूछे बिना इजाज़त के वो अपने 2-4 दिन के लिए कहीं नहीं जा सकते थे, और ये भी उनके खुशियों का पूरा ख्याल रखते थे। फालतू में जो है अगर कोई घूमना चाहता था तो नहीं घूमने देते थे, जहाँ ज़रूरत होती थी पड़ती थी वहाँ वो जाने देते थे। लेकिन ये सब इन लोगों को गंवारा नहीं हुआ, और जब सोहन दास और रेणुका ये बात सुनती हैं कि उन्हें इस तरीके से जो औरतें हैं वो कह रही हैं कि हम सगे नहीं हैं, तो उनके आत्मा को बड़ा ठेस पहुंचता है। ये दोनों लोग दोस्तों रोने लगते हैं कि बताओ हम कैसे करके इन लोगों को पाले, और आज ये दिन जो है हमें देखना पड़ रहा है। फिलहाल वो अपने बेटों से बात करते हैं कि भाई तुम्हारी जो पत्नियां हैं इस तरीके से बात कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि अब ऐसा है, हालांकि उन्हें वो पापा ही कहते थे कि पापा ऐसा है कि जब अब हम लोग दबाव में रह आए हैं, लेकिन जो दूसरे घर की हैं वो इतना दबाव नहीं झेल पाएंगी, उनका संस्कार ऐसा नहीं है, तो जैसा वो चाहती हैं वैसा अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। तो ये दोस्तों अब बंटवारा करने पर मजबूर हो गए। बोले ठीक है बेटा, हम तो अब अगर सौतेला वो कह रही हैं तो कोई बात नहीं, खैर हमने तो अपने, अगर हमारे बच्चे होते, या हम देख ही रहे हैं ज़माने में कि जो लोग अपने बच्चों को जिस हिसाब से पालते हैं, जिनके लिए वो जितना परेशान होते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे ख्याल से हम दोनों पति पत्नी परेशान हुए। तुम लोगों के लिए कभी लगा ही नहीं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, लेकिन आज ये बात सामने आई है तो ऐसे लग रहा है कि हाँ वो जो 30 साल पहले जो कुछ हादसा हुआ था आज वो आंखों के सामने ऐसे मंडरा रहा है। तो कोई बात नहीं, अब बेटा हमारा यहाँ पर तो कुछ अब है नहीं, फिलहाल हम बंटवारा कर देते हैं। बस यही है कि मिलजुल कर रहना, एकता से रहना, और अपनी फैक्ट्री जो है उसे चलाना, और जो नाम हमने जो कुछ स्थापित किया है जिस बिजनेस को, उसको आगे बढ़ाना। वो लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग कर लेंगे। और दोस्तों आखिरकार बंटवारा हो जाता है। उसके बाद ये पति पत्नी और जो उनका नौकर जिसका नाम केशव प्रसाद होता है उससे कहते हैं कि भाई अब तू कहाँ रहोगे, यहाँ रहोगे इनके साथ कि हमारे साथ चलोगे। वो कहता है कि सेठ जी जब आपके साथ हम 20 साल से रह रहे हैं तो आप ही के साथ रहेंगे। और फिलहाल वो महाराष्ट्र में एक गुरु जी को फॉलो करते थे, वहाँ पर उनका आश्रम था कई सारा, वो वहाँ पर चले जाते हैं पति पत्नी। उस समय उनकी उम्र करीब 70 साल की हो चुकी थी। सब कुछ इनको सौंप कर अपने खाते में, वो जो उनके खाते में 4-6 लाख रुपए थे वो लेकर दोस्तों वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने खर्च के लिए उसे लेकर वो चले जाते हैं। जिस समय वो गए थे, ये बात है 2010 की, उस समय उनकी जो नेटवर्थ थी, कुल संपत्ति थी, वो करीब 20 से 24 करोड़ रुपए के आसपास थी। यानी कि 7-8 करोड़ रुपए का फैक्ट्री था, 5 करोड़ रुपए का उनका जो एक घर था, बाकी 3-3 करोड़ रुपए के और भी घर थे, गाड़ी वगैरह थी, तो कुल मिला के 20 से 24 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति थी। जब वो चले गए दोस्तों, उनके जाते ही
अब इन लोगों को ऐसे लगा जैसे पंख लग गए हों। सबसे पहले अब जो 2 मकान थे किराए पर उन्होंने चढ़ा रखे थे, एक मकान को उन लोगों ने बेच दिया। उसको बेचने के बाद जो पैसे मिले 2-3 करोड़ रुपए, उससे इन्होंने एक गाड़ी वगैरह खरीद ली, तमाम सुख सुविधाएं कर ली। फिर पैसे कम पड़े तो ये दोनों मकान बेच दिए जिसमें रहते थे, और जो और एक किराए पर था उससे इन्होंने 4 अलग अलग फ्लैट ले लिए, अच्छे फ्लैट करीब 1-1.25 करोड़ रुपए का। उसमें ये चारों रहने लगे और फैक्ट्री जो है वही जो था उसमें वो काम करते थे, अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन वही था कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। जो उनकी पत्नियां थी वो कहने लगी वो ज़्यादा लेते हैं, मैं देख रही हूँ उनके ठाठ ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा वहाँ से कमाते होंगे। कुल मिला जुलाकर जब इसमें भी बात फंसने लगी तो इन लोगों ने फैसला किया कि यार ये फैक्ट्री जो है किसी और को ठेके पर दे देते हैं और महीने में जो भी 2-4 लाख रुपए मिलेंगे आपस में बांट लिया करेंगे, कहीं एक पैसे की बेईमानी नहीं होगी। अब दोस्तों जो है इन्होंने ऐसे ही किया, वो फैक्ट्री किसी और को दे दी। वहाँ से जो पैसे आने लगे करीब 4 लाख रुपए के आसपास, ये चारों लोग आपस में ले लेते थे और आराम से जो है अपना रहते थे। धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि जो फैक्ट्री चला रहा था उसने हाथ खड़े कर दिए, बोला भैया हम इतना पैसे नहीं दे पाएंगे। वो बोले नहीं दे पाओगे तो छोड़ दो, हम किसी और को देंगे। किसी और को जब देने लगे तो कहने लगा भाई जो मशीनें हैं, जो सामान हैं पुराने हो गए हैं, क्योंकि जो चला रहा था फैक्ट्री दोस्तों उसने फैक्ट्री का बंटाधार कर दिया था। तो वो हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम इसको नहीं ले पाएंगे और तुमको इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे। तो नतीजा ये हुआ कि वो फैक्ट्री जो है करीब जो 10 करोड़ रुपए की थी उसने 6-7 करोड़ रुपए में इन लोगों से खरीद लिया। बोला हमें बेच दो तभी हम चला पाएंगे, वरना हम इसको भाड़े पर तो नहीं लेंगे। अब इन चारों ने दोस्तों एक साथ सहमति करके वो फैक्ट्री भी बेच दी। उसके बाद जो पैसे मिले धीरे धीरे करके वो भी खाने लगे। दोस्तों 4 सालों का वक्त बीत गया। इन 4 सालों में नौबत यहाँ तक आ गई कि उनके पास वो जो फ्लैट उन्होंने लिया था उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा। ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जिस जिस क्षेत्र में ये माहिर थे, क्योंकि इन्होंने काम सीख रखा था, पढ़ाई भी कर रखी थी, तो अलग अलग फैक्ट्रियों में वो काम करने लगे। और एक लड़का तो उसी फैक्ट्री में काम करने लगा जो कि उसी के अपनी जो कि फैक्ट्री थी जो कि ये बेच चुके थे। अब इनकी जो सैलरी थी दोस्तों वो 30-40 हज़ार रुपये महीने की, इसी पर ये आ गए और गुजारा करने लगे। जब 4 सालों का वक्त बीत गया तो दोस्तों एक दिन जो रेणुका थी अक्सर वो अपने पति से कहा करती थी, सोहन दास से, कि बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं क्या बीत रही होगी। तो एक दिन वो कहती हैं ऐसा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे वहाँ पर जाना है, उनसे मिलना चाहिए हम लोगों को। ये कहते हैं कि वहाँ पर जाकर क्या करेगी, वहाँ पर जाएगी तो दुखी होगा तुझे, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग अगर उन्हें कुछ तरक्की ही करना होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते, और वहाँ पर वो क्या कर रहे होंगे ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। क्या पता फैक्ट्री है भी कि नहीं है, उन्हें पूरी तरीके से आभास था कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं मैं तो जाऊँगी ही जाऊँगी। फिलहाल वो जो उनके साथ केशव प्रसाद था, जो उनका सहायक था, सेवादार था, उससे कहते हैं कि ऐसा करो यार तुम जो है रेणुका को ले जाओ और इसके बेटों से मिलवा लाओ, मैं तो जाऊंगा नहीं। अब दोस्तों वो जाती हैं तो सबसे पहले तो उस घर पर जाती हैं, देखती हैं कि वो घर जो खरीद रखा है उनका बड़ा घर जिसमें वो सारे रहते थे उसे तुड़वा कर नए सिरे से बनवा रहा है। वहाँ देखकर वो रोने लगी। फिर उन 2 मकानों पर गई, उन मकानों पर भी किसी और का कब्जा था। उसके बाद वो फैक्ट्री जाती हैं, फैक्ट्री पर भी पता चला कि उसका मालिक कोई और है। और दोस्तों वहीं पर उनका जो बेटा था, जो एक काम करता था, जो कि सबसे छोटा था, वो इन्हें दिख जाता है, इनसे मिल जाता है। और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। रेणुका भी रोने लगती हैं, उनके पैर पकड़कर मम्मी मम्मी कहकर जैसे एक छोटा सा बच्चा हो वैसे रोने लगता है उनके आंचल से लिपट कर। हालांकि वो भी बाल बच्चे वाला था, 40 साल उसकी उम्र हो चुकी थी।
तो रोने लगता है। वो कहती है बेटा क्या हुआ, तो सारी कहानी बताता है। कहता है कि पापा कहाँ पर हैं। वो कहती है जहाँ पर तुम लोगों ने उन्हें भेजा है वो तो वहीं पर हैं, जिंदा हैं। उसके बाद फिर अब जब उससे मुलाकात हुई तो और 3 लोग थे, वो भी मिले। सारे के सारे दुखी थे, अपने किए पर पछता रहे थे। और एक की तो जो पत्नी थी वो भी छोड़कर जा चुकी थी, अपने मायके रहती थी, क्योंकि जो ठाट बाट था वो मिल नहीं रहा था। उसके बाद ये हुआ कि ये चारों लोग जो है मिलकर आते हैं उस आश्रम में और मिलते हैं सोहन दास से। सोहन दास को अपनी कहानी बयां करते हैं। तो जो उनके गुरुजी थे वो कहते हैं कि ऐसा करो सोहन भाई, एक बार फिर आप जाओ। वो कहते हैं मैं जाकर अब क्या करूँगा, मेरी उम्र जो है करीब 75 साल की हो गई है, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, सब कुछ तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगा, लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कहते हैं कोई बात नहीं, जीवन को तो तुमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे भाई की मौत हो गई, फिर तुमने उनके बच्चों को पाला, और जब से तुम आए हो तुम्हारा दुख दर्द भी देख रहा हूँ, इनके बिना तुम कभी अच्छे से रहे नहीं। तो एक बार फिर चले जाओ और इनके साथ ही रहो, नहीं कुछ करना तो कम से कम समझाते रहना। दोस्तों उसके बाद वो जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं, अब आश्रम की दुनिया वो छोड़ चुके थे। वहाँ पर जाते हैं, सारे लोग जो है उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो सबसे पहले वो एक काम करते हैं कि जो उन्होंने 4 अलग अलग फ्लैट ले रखे थे उसको वो बेच देते हैं, सारा बेच देते हैं। हालांकि बेच वो भी देते, कुछ दिन में किराए के घर पर आ जाते जैसी उनकी स्थिति थी। फिलहाल सोहन दास उसे बेच देते हैं और एक किराए के घर में सारे लोगों को ले आते हैं। कहते हैं कि एक साथ रहो और शाम को क्या करना है उसकी प्लानिंग सुबह बनाओ, सुबह क्या करना है उसकी प्लानिंग शाम को बनाओ। जो भी पैसे उससे मिलते हैं, जो फ्लैट बेचे थे करीब 6 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उससे फिर दोस्तों एक छोटी सी फैक्ट्री वो खड़ा करते हैं किसी तरीके से खरीद कर। फिर धीरे धीरे वो काम शुरू करते हैं, फैब्रिक उसमें बनने लगता है, अपने पुराने ग्राहकों को ढूंढते हैं। धीरे धीरे करके दोस्तों 2 सालों का वक्त जब बीत गया, 2 साल में कुछ जो काम था वो पटरी पर आता है करीब 2016-17 में। उसके बाद ये काम निरंतर चलता रहा और जो इन्होंने 3-4 साल में सब कुछ मिटा दिया था, दोस्तों कहते हैं कि किसी चीज़ को बनते देर लगती है लेकिन बिगड़ते देर नहीं लगती। 4 सालों में इन्होंने जो 24 करोड़ से लेकर यही 6 करोड़ तक आ गए थे, इसको फिर से 24 करोड़ तक जाने में और 10 साल लगते हैं। 2023 के आसपास दोस्तों ऐसा होता है कि सब कुछ सही हो जाता है और फिर ये लोग जो उनका रुतबा था उसे वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 2024 में जो सोहन दास थे उनकी 85 साल की उम्र में मौत हो जाती है, निधन हो जाता है उनका। उनके निधन के कुछ ही देर बाद उनकी जो पत्नी रेणुका थी उनकी भी मौत हो जाती है और इन दोनों की अर्थी एक साथ उठती है। आज फिलहाल वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो उनके चारों बेटे हैं वो एक बार जो गलती किए थे उससे अब वो सीख लेकर अब सारे लोग एक साथ काम करते हैं। आज के डेट में जो है अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। सोहन दास जैसे लोग इस दुनिया में कितने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।